हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। अब तक हम लोगों ने डिसोल्यूशन के लिए कंप्लीट कर ली है अपनी सीरीज़। आई होप आप लोगों ने वो देख ली होगी और आप लोगों को उससे बहुत हेल्प भी मिली होगी। आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। ये टॉपिक क्लास 12th के लिए और बीकॉम पार्ट 3 के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। 12th चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है शेयर। शेयर 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 12th क्लास के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईएससी हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है हमेशा, और शॉर्ट के साथ भी आ जाता है। तो इससे आप कम से कम 16 से 20 मार्क्स तक, 16 to 20 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और बीकॉम पार्ट 3 के लिए आप कम से कम 20 मार्क्स गेन करेंगे, बिकॉज ये लॉन्ग में आता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। शेयर टॉपिक है हमारा, शेयर कैपिटल। प्रश्न ये उठता है, शेयर नाम बहुत सुना है, शेयर होता क्या है। आप एक चीज़ दिमाग में रखिए, शेयर कुछ नहीं है, एक A4 साइज़ का पेपर है। ये मैंने लिख रखा है, शेयर एक A4 साइज़ का पेपर है जो एक रजिस्टर्ड कंपनी पब्लिक को इशू करती है। अब बात ये आती है, पब्लिक लेती क्यों है और कंपनी इशू करती क्यों है, ठीक है। सब पे डिस्कशन करेंगे कि रीज़न क्या है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। टॉपिक है हमारा शेयर, शेयर कैपिटल। सबसे पहली चीज़, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर। पहला है आपका इक्विटी शेयर और दूसरा है आपका -% प्रेफरेंस शेयर। ये डैश क्यों लिखा है अभी इसको भी बताऊंगा, ठीक है। 2 प्रकार के शेयर होते हैं, पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को हिंदी में बोलते हैं समतांश और प्रेफरेंस शेयर को बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश, ठीक। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ये शेयर के टाइप्स है दोनों। ये समतांश है और ये पूर्वाधिकार अंश है। देखिए ये इसके ऊपर एक % लगा हुआ है, ठीक है। इसको जानने से पहले आप ये समझ लीजिए, हम कोई भी काम करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा एम क्या होता है, इनकम जनरेट करना, प्रॉफिट जनरेट करना। शेयर चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, आपने अगर उस पर कोई भी इनकम जनरेट की है तो आप उसको ओनली डिविडेंड कहेंगे। ये हम ये कह सकते हैं कि शेयर पर अर्न होने वाली इनकम को डिविडेंड कहते हैं। बच्चे बहुत गलत बोलते हैं इसको, कोई बच्चा इंटरेस्ट बोल देता है, रेवेन्यू बोल देता है, वो सब गलत है। डिविडेंड कहा जाता है इसको, और इसको हिंदी में लाभांश कहते हैं, ठीक है। चाहे आपने इक्विटी शेयर पर इनकम जनरेट की हो वो भी डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर पर की हो वो भी डिविडेंड है, क्लियर। लेकिन अब बात ये आती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इक्विटी शेयर पर जो हम डिविडेंड लेते हैं वो फिक्स नहीं होता। कहने का मतलब, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपको डिविडेंड देगी, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ नहीं देगी, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा देगी, कम हुआ तो कम देगी। डिपेंड करता है कंपनी पर। कंपनी को अगर अर्निंग हुई है तो वो आपको देगी, अदरवाइज नहीं देगी, क्लियर। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर पर फिक्स्ड होता है, इसलिए उसके सामने परसेंटेज लगा होता है, 5%, 2% जो भी लगा हो, तो इस पर फिक्स्ड होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, पूर्वाधिकार अंशधारी को एक निश्चित दर पर एक फिक्स्ड रेट से लाभांश आई मीन डिविडेंड प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे मनी मन में कि फिर तो अगर हम शेयर लेते तो हम प्रेफरेंस शेयर लेते। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं इक्विटी शेयर लूँगा। रीज़न उसका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली एक ही इसका सबसे बड़ा रीज़न है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें इक्विटी शेयर को पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट नहीं होता। सबसे बड़ा ये रीज़न है। अब आप कहेंगे हमें पार्टिसिपेशन करना ही नहीं है, हमें तो हमारे दाम दो, काम करो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अपनी एडवाइस देने का, अपना बोर्ड देने का राइट होता है। जैसे कि सपोज करिए एक कंपनी की मीटिंग चल रही है, ठीक है। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है वो उस कंपनी बैठा है, और जो डायरेक्टर है कंपनी का उसने कोई प्रपोजल दिया, तो इक्विटी शेयर होल्डर ने को लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, उससे कंपनी का लॉस होगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर अपना राइट दे सकता है, अपना बोर्ड दे सकता है कि आपको ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, और डायरेक्टर को उसकी सुननी भी पड़ेगी, बिकॉज इस इक्विटी शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट है वो कंपनी से जुड़ा है। अगर डायरेक्टर की गलती की वजह से कंपनी को लॉस हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी लॉस होगा। तो इसीलिए कंपनी
जो रजिस्टर्ड कंपनी है जिसने इक्विटी शेयर इशू कर रखा है, इक्विटी शेयर होल्डर की उसको बात सुननी पड़ती है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट भी कंपनी के प्रॉफिट से जुड़ा है। अगर कंपनी को लॉस हो गया तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी लॉस हो जाएगा। इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में इसको बोलने का राइट होता है, लेकिन इसको बोलने का राइट नहीं होता। रीजन, कंपनी से एक ही बात कहेगी, हमें प्रॉफिट होगा, हमें लॉस होगा, दैट्स माय पर्सनल प्रॉब्लम। आप अपने डिविडेंड से बात काम रखिए ना बस। इसीलिए, और ये भी बेनिफिट है इसके लिए कि भाई अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। इसके साथ तो ऐसा नहीं है, फिक्स्ड है, चाहे वो 2% हो 5% हो। कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ही उतना मिलेगा, कम प्रॉफिट हुआ तो भी उतना मिलेगा, लॉस हुआ तो भी उतना मिलेगा। लेकिन इनके साथ ये अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर किसी ना किसी तरीके से अपने डिविडेंड को इंक्रीज कर लेते हैं। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर बन जाते हैं। क्लियर? अभी तक हमने सीखा है शेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर क्या होते हैं, इस पर होने वाली इनकम को क्या कहते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर पर डिविडेंड फिक्स्ड होता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर डिविडेंड फिक्स्ड होता है, और इक्विटी शेयर होल्डर पर वेरिएबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लक्चुएटेबल होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, बदलता रहता है, फ्लक्चुएट करता है। अब बात ये आती है इसका सर्कुलेशन क्या है। देखिए रियल लाइफ में देखें, शेयर इशू और परचेज करने के लिए पब्लिक को 2 अकाउंट खोलने पड़ते हैं, एक होता है डीमेट अकाउंट, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। हम रियल लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं अपनी बुक की। तो होता क्या है, मैंने इसके लिए एक स्टोरी सी क्रिएट की है, आप उसे सुनना, आपको बड़ा मजा आएगा और इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, मैंने इसमें 3 लोग लिए, एक पब्लिक, कॉमन पर्सन जैसे आप और मैं, एक ली मैंने इंडियन कंपनी, जैसे कोई भी आप कंपनी ले सकते हैं, ठीक है ना, एक ली मैंने फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी। ये 3 मैंने इसमें एलिमेंट लिए। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, पब्लिक का कनेक्शन इंडियन कंपनी से, बिकॉज पब्लिक जो है वो इंडियन कंपनी को जानती है और इंडियन कंपनी विदेशी कंपनी को जानती है। अच्छा, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप सब बैंक के बारे में जानते होंगे, बैंक के बारे में जानते हैं तो बैंक में आपने एफडी भी की होगी। आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपने 1 लाख रुपए की बैंक में एफडी कराई, 1 साल के बाद बैंक आपको उस 1 लाख पे कुछ ज़्यादा रिटर्न करती है, लाइक 1 लाख 2,000, 1 लाख 3,000, 1 लाख 4,000, ये कन्फर्म है ज़्यादा देगी। तो इस तरीके से अगर बैंक हर इंसान को 1 लाख पर ज़्यादा देगी रिटर्न, तो इस तरह से बैंक को तो बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो कब तक आपको ज़्यादा देती रहेगी। आपको तो प्रॉफिट हो रहा है, आपको तो बढ़कर मिल रहा है, लेकिन बैंक को तो नुकसान हो रहा है। कभी नहीं सोचा ना इस बारे में। अब सोचो कि बैंक उसका करती क्या है। ठीक है, पब्लिक का कनेक्शन है इंडियन कंपनी से, इंडियन कंपनी के लिंक है फॉरेन कंपनी से। इंडियन कंपनी ने, जो कि एक रजिस्टर्ड फॉर्म है, ऑफर दिया कि पब्लिक को कि हम आपको शेयर देंगे, आप हमें पैसे दीजिए। तो पब्लिक ने क्या करा, पब्लिक ने 10 रुपये दिए। सपोज करें, एग्जाम्पल लेते हैं, 10 रुपये का एक शेयर था, 10 रुपये पब्लिक ने इंडियन कंपनी को दिए। ठीक, उसके बदले, और वो 10 रुपये कितने टाइम के लिए दिए हैं, 1 साल के लिए, कि भाई 1 साल बाद वो पैसा मुझे वापस कर देना। कंपनी ने कहा ठीक है। अब पब्लिक ने जो 10 रुपये दिए हैं उसका कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए पब्लिक के पास। हम जब बैंक में एफडी कराते हैं, पैसे दे देते हैं, उसके बदले में पेपर भी तो मिलता है, प्रूफ, एज अ प्रूफ। तो वही इंडियन कंपनी ने उसको इसके बदले में शेयर इशू कर दिया, एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया। मैं इसीलिए देखिए रेड पेन से लाइन कर रहा हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए, समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइनें हैं। ठीक है, और कंपनी ने जब शेयर इशू किया, इशू करते समय सारे उस पर बातें लिखी होती हैं कि ये 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए, हम आपसे इतना रुपया ले रहे हैं और इतने टाइम पर इतना रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ है, पब्लिक ने कंपनी को 1 साल के लिए 10 रुपये दिए हैं और कंपनी ने पब्लिक को शेयर इशू कर दिया, वो कागज़ का टुकड़ा दे दिया। ठीक है, उसके बाद कंपनी के पास जो 10 रुपये आए थे पब्लिक के, वो 10 रुपये लेकर वो पहुंच गई विदेशी कंपनी के पास। वही 10 रुपये, देखो, जो 10 रुपये यहाँ से लिए थे वही 10 रुपये ये हैं, और जो 1 साल के लिए था वही 1 साल यहाँ पर है। और जो काम इंडियन कंपनी ने पब्लिक के साथ किया था, शेयर इशू कर दिया था, वही विदेशी कंपनी ने इंडियन कंपनी को दे दिया। क्लियर है? ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 1 साल बीत गया, इंडियन कंपनी विदेशी कंपनी के पास गई, उससे कहा साहब ये कागज़ का टुकड़ा आप अपना लीजिए शेयर और मुझे पैसा दीजिए रिटर्न। तो ठीक है, पब्लिक इंडियन कंपनी ने विदेशी कंपनी को शेयर रिटर्न कर दिया और विदेशी कंपनी ने 17 रुपये वापस कर दिए। लिए कितने थे 1 साल पहले, 10, 1 साल बाद कितने रिटर्न किए, 17। तो इंडियन कंपनी को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 7 का। अब पैसा किसके पास है इस समय, इसके पास।
वो 17 रुपये में से इंडियन कंपनी ने पब्लिक कंपनी को प्रॉमिस किया था कि 1 साल के बाद मुझे मेरा शेयर दे देना और 13 रुपये ले लेना। तो पब्लिक ने शेयर वापस कर दिया और इंडियन कंपनी ने पब्लिक को 13 रुपये दे दिए। तो पब्लिक को कितना पैसे का प्रॉफिट हुआ? 3 का। अब लौट कर फिर चलते हैं इंडियन कंपनी पर। एग्जैक्टली इंडियन कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ? 7 रुपये कमाई, ये कंफर्म बात है। 3 रुपये पब्लिक को अलॉट कर दिए, दे दिया, आई मीन एज अ डिविडेंड। अभी भी 4 रुपये इंडियन कंपनी के पास है। ठीक, ये थी पूरी स्टोरी। अब आप कहेंगे सर पूरी कथा बांचने का रीज़न क्या था? अब कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। 10 रुपये लगे किसके थे? पब्लिक के। इंडियन कंपनी ने तो केवल जो पब्लिक से 10 रुपये मिले थे वही पब्लिक के पैसे फॉरेन कंपनी को दे दिए। आगे ये भी चैन है, ये विदेशी कंपनी कहीं और लेके जाएगी, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो अपने आप से और अपनी कंपनियों से मतलब है बस। ठीक है, वही 10 रुपये फॉरेन कंपनी को दिए और उसके बदले में कितने रुपए लिए? 17, मतलब 7 रुपये कमाए और उसमें से 3 रुपये पब्लिक को दे दिए। इसके पास कितने बचे? 4 रुपये। और एग्जैक्टली पब्लिक ने कितने कमाए? 3 रुपये। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पब्लिक ने 10 रुपये लगाने के बाद, 10 रुपये 10 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद 3 रुपये अर्न किए, और इंडियन कंपनी ने कुछ भी ना इन्वेस्ट कर केवल ये उसने यूज़ किया दिमाग, तो 4 रुपये कमा लिए। तो यही काम बैंक करती है। आपसे जो उसने 1 लाख रुपए लिए थे, उस 1 लाख से उसने कहीं और बिजनेस किया होगा और उससे सपोज करिए 10,000 अर्न किए, तो 3,000 आपको दिए, 7,000 अपने पास रखे। तो यही काम होते हैं कंपनियों के। आई होप आपको ये समझ में आया हो। क्लियर है? ठीक। अब देखिए, ये हो गया कि शेयर कितने टाइप्स के हैं, इनकम कैसे जनरेट होती है, पैसा कैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू कितने प्रकार से हो सकता है? टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। पहला, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। बहुत ध्यान से देखिएगा। एट पार को हिंदी में बोलते हैं सममूल्य, मतलब समान मूल्य। प्रीमियम अधिमूल्य। डिस्काउंट कटौती। देखिए, कटौती को आज की डेट में बंद कर दिया है। सेबी एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, जो पूरी शेयर पर कमांड रखता है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी के ही चलते हैं। ठीक है, तो सेबी ने डिस्काउंट पर इशू करना बंद कर दिया है। अब पहले समझ लेते हैं है क्या ये। एट पार का मतलब ये है, अगर एक शेयर, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो कंपनी उसे मार्केट में 10 में ही इशू कर देगी। और करना भी चाहिए भाई, जितनी उसकी रेट चल रही है उतने पे इशू करो। ठीक है, ये हुआ एट पार। कम आज भी ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम की कंडीशन क्या कहती है? शेयर की फेस वैल्यू, अंकित मूल्य 10 रुपये है, कंपनी उसे इशू कर रही है 12 में। ये भी आज भी होता है। लेकिन अब आप कहेंगे कंपनी तो कर देगी 12 रुपये में, हम क्यों लेंगे भाई 12 रुपये में, हम क्यों 2 रुपये का नुकसान कराएं? तो ठीक है, बिल्कुल मत कराइए। बस एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब इस समय मुझे अपने फ़ोन में देख रहे हैं। ठीक है, किसी का फ़ोन सैमसंग है, किसी का एप्पल है। तो जो सबसे महंगे फ़ोन किसके हैं? एप्पल कंपनी के। सिंगल सिम देती है। तो फिर भी लोग क्या उसे परचेज नहीं करते? और जो फीचर्स सैमसंग आपको 20,000 में दे देता है, सेम वही फीचर्स एप्पल आपको 40,000 में देगा, 50,000 में देगा। तो फिर भी वो क्यों खरीदा जाता है? उसने अपनी मोनोपोली सेट कर रखी है, मार्केट वैल्यू है उसकी। और कोई एग्जाम्पल लेना चाहें, अमूल बटर। क्या अमूल बटर आपने एमआरपी से ज़्यादा का नहीं परचेज किया? लॉकडाउन में तो बहुत महंगा महंगा खरीदा है आपने। और एक और चीज़ है, टोबैकोज, वो तो सब जानते होंगे उसके बारे में। 5 रुपये वाला पैकेट 40 रुपये में मिल रहा था और सब ने और ज़्यादा खरीदे थे। तो उसने अपनी मार्केट वैल्यू सेट कर ली है। आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, आपको परचेस करना है करिए, वरना मत करिए। तो वो महंगा ही बेचेगा आपको वो। क्लियर? अब डिस्काउंट की बात करते हैं। 10 वाली चीज़ 9 में, मतलब कुछ कम रुपए। ठीक है, अब ऐसा कंपनी तो करेगी और पब्लिक भी राजी हो जाएगी, क्योंकि भाई सस्ती मिल रही है कोई चीज़ तो दुनिया फटाफट लेगी उसको। लेकिन कंपनी इसको करने में सोचेगी, क्यों? कंपनी लॉस पे क्यों बेचे? लेकिन कंपनी बेचती है कभी कभी। क्यों? अगर कोई नई कंपनी है तो स्टार्टिंग में वो अपने प्राइस को कम करेगी ताकि कस्टमर उस पर अट्रैक्ट हो, उसको परचेज करे। ठीक है, तो पब्लिक ले लेगी और कंपनी को भी इशू करना पड़ेगा अपनी मार्केट वैल्यू बनाने के लिए। लेकिन सेबी ने अब इस पर रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी। रीज़न क्या है? रीज़न उसका देखिए ये है, सपोज करिए कंपनी है, एक शेयर की वैल्यू 10 है, स्टार्टिंग में उसने 9 रुपये में सेल कर दिया, 1 रुपये का लॉस हो गया उसको। तो कंपनी ये एक्सपेक्टेशन रखती है कि इस बार लॉस
वियर कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर जब पब्लिक उसकी हैबिचुअल हो जाएगी, उसको आदत हो जाएगी, तब हम अपनी रेट को बढ़ा लेंगे, प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो जब कंपनी ने आपको डिस्काउंट पे दिया तो पब्लिक ने अप्रोच कर लिया, और नेक्स्ट ईयर कंपनी ने जब वही चीज़ 10 रुपये वाली 10 में सेल आउट करी तो पब्लिक ने अप्रोच नहीं करी, पब्लिक को नुकसान, कंपनी को लॉस हो गया, क्योंकि इस वाले लॉस को तो उसे फुलफिल भी तो करना है। जैसे ही उसने ऑन कॉस्ट बेचना चालू किया, हमने लेना बंद कर दिया। कंपनी ने सोचा चलो यार फिर ट्राई करते हैं, फिर 9 पर इशू करना स्टार्ट कर दिया उसने, तो फिर 1 रुपये का नुकसान हो गया, उसको लॉस हो गया। फिर हमने उसे, मतलब कंपनी अगर डिस्काउंट पर इशू कर रही है तो पब्लिक अप्रोच कर रही है, और जैसी वो प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करती है पब्लिक उसको अप्रोच नहीं करती, तो ये लॉस वो रिकवर नहीं कर पाती, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, और जो इन्वेस्टर होते हैं उनका पैसा डूब जाता है। तो सेबी ने मना कर दिया कि भैया अब डिस्काउंट पर होगा ही नहीं काम, क्योंकि ऐसे बहुत कंपनियां इंसॉल्वेंट हो रही थी। तो इसीलिए केवल 2 पॉलिसी रखी, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल भी है कि भाई क्वेश्चन अब 2 से ही आएंगे कनेक्टेड, डिस्काउंट से आएंगे ही नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पूरे टॉपिक की। कल आप अगर किसी बच्चे को पढ़ाते हैं और फॉर्च्यूनेटली अगर डिस्काउंट का टॉपिक आ जाता है तो आप क्या कहेंगे, हमारे मास्टर साहब ने सिखाया नहीं क्योंकि आता नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते, आपको पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मेरा जॉब है, मैं उसको कर रहा हूँ, बाकी आप अपना जॉब करिए, आप पढ़िए उस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया, हमने अब तक क्या सीखा, टाइप्स ऑफ शेयर, इनकम, पूरा सर्कुलेशन। ये साइंस जैसा लग रहा होगा लेकिन साइंस है नहीं, वो साइंस ही लगाई एक तरीके से, विज्ञान ही लगाया मैंने, लेकिन थोड़ा सा अकाउंट्स की लैंग्वेज में। सीख लिया टाइप्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और नहीं। देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक राम और एक श्याम। दोनों ने पूरी कहानी सुन ली और दोनों इंटरेस्टेड है शेयर परचेज करने के लिए, क्योंकि पैसा मिल रहा है, अर्निंग हो रही है। तो राम के पास तो 10 रुपये हैं, लेकिन श्याम के पास 10 रुपये नहीं है, लेकिन श्याम परचेज करना चाहता है, लेकिन पैसे नहीं है उसके पास। मैं 10 रुपये का एक एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज एक बहुत छोटी सी अमाउंट है, आपको जल्दी समझ में आएगी। मैं बड़ी डिजिट लूँ, 9,95,888, 9,95,885, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए छोटा अमाउंट ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी समझ में आए। तो राम के पास पैसे हैं इनफ, तो वो शेयर परचेज कर लेगा इजीली, लेकिन श्याम के पास नहीं है, लेकिन वो शेयर परचेज करना चाहता है। तो इससे कंपनी का भी लॉस हो रहा है और श्याम का तो हो ही रहा है, क्योंकि श्याम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा पैसा। कंपनी का लॉस क्या हो रहा है, वैसे उसके इंक्रीज होने चाहिए थे 2 कस्टमर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्याम के पास इनफ मनी नहीं है, इसलिए कंपनी के कस्टमर कम हो रहा है। क्या कंपनी अपना लॉस करेगी? कंपनी कहेगी ना, बिल्कुल नहीं करेंगे हमको तो कस्टमर चाहिए। जैसे कि हम आपसे बोलते हैं, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्यों? बिकॉज जितना हम पब्लिक होंगे उतना ही हमारी वीडियो चलेगी, और उसके बाद क्या होगा ये आप सबको पता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, तो श्याम जिसके पास इनफ रुपये नहीं है, ठीक है, बट वो शेयर परचेज करना चाहता है, तो कंपनी कहेगी ठीक है। कंपनी ने उसके लिए एक पॉलिसी बना दी, किस्त, इंस्टॉलमेंट। हम सब जानते हैं किस्तों पे सब कुछ मिलता है, आप कुछ डाउन पेमेंट दीजिए और इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए। अब तो कपड़े तक मिलते हैं इंस्टॉलमेंट पे, यार ये तो शेयर है बस, ठीक है ना। तो कंपनी ने इंस्टॉलमेंट बांध दी कि श्याम से कहा कि बेटा तुम्हारे पास 10 रुपये नहीं है ना, एक काम करो, 2 2 2 2 एंड 2, 2 रुपये बेटा किस्त दे देना। कितने हो गए ओवरऑल? 2 4 6 8 10। तो ये जुगाड़ फिट हो गई। श्याम भी कहेगा यार पैसे धीरे धीरे जा रहे हैं, मेरा काम चल रहा है, कंपनी का जो कस्टमर कम हो रहा था वो इंक्रीज हो गया, तो इंस्टॉलमेंट बना दी कंपनी ने। ये कंफर्म नहीं कि 2 2 की बनेगी, हो सकता है 2 3 5 10 व्हाटएवर, जो क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। अब उन इंस्टॉलमेंटों का नाम क्या है? वो इंस्टॉलमेंट ये है, पहली एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड देन फाइनल कॉल। क्लियर है? हिंदी में बात करते हैं, आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना या प्रथम मांग, द्वितीय याचना या द्वितीय मांग, और यह है अंतिम याचना या अंतिम मांग। मांग को याचना कहते हैं, यातना नहीं, याचना, रिक्वेस्ट। यातना है तो बहुत अलग हो गया मामला, ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, ठीक, ये 5 कॉल होती हैं। ये भी कंफर्म नहीं है कि 5 ही चलेंगी, हो सकता है कंपनी केवल 3 में ही काम खत्म कर दे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, या एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन होगा वो। अब इन
प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की दो दो एंट्रियाँ होती हैं, शेयर में जनरल एंट्री होती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ एक क्वेश्चन में अगर 5 इंस्टॉलमेंट हैं तो टोटल जनरल एंट्री कितनी बनेगी? 2 5 जा 10, 4 है तो 2 4 जा 8, 3 है तो 2 3 जा 6। बेसिकली जितनी इंस्टॉलमेंट है उससे दुगनी बनेगी। ठीक है, इसको थोड़ा देर में देखेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, इन पांचों इंस्टॉलमेंट की दो तरीके की एंट्री बनती है, एक रिसीव की और एक ड्यू की, मतलब प्राप्ति और उधार। ठीक है, तो एप्लीकेशन में पहले बनेगी रिसीव की, फिर बनेगी ड्यू की, मतलब एप्लीकेशन में पहले प्राप्ति और उसके बाद उधारी। बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, इन सब में पहले ड्यू फिर रिसीव। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्यों होता है वो भी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए। एप्लीकेशन की पहले रिसीव फिर ड्यू, बाकी रिमेनिंग जितनी भी कॉल बची उनकी पहले ड्यू फिर रिसीव। ठीक, मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो एप्लीकेशन की पहले रिसीव फिर ड्यू, बाकी सब में पहले ड्यू फिर रिसीव। अब प्रश्न ये उठता है कि एप्लीकेशन के संग ही ऐसी पार्शियलिटी क्यों, भेदभाव क्यों, SC OBC जर्नल वाला हिसाब किताब क्यों इसके साथ? तो वो बताता हूं क्यों। उसके लिए 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर दिलाता है, इसीलिए। तो कोशिश मेरी ये है कि आपका लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बने, क्योंकि इससे बहुत नंबर गेन होते हैं। अब देखिए, हमने एक चीज़ सीख ली कि रिसीव और ड्यू, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, फॉर्मेशन जरूर चेंज हो रहा है, आगे पीछे जरूर हो है, लेकिन हो सब में वही रही है, रिसीव और ड्यू। तो एंट्री कौन सी है? वो एंट्री है, देखिए रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट, नरेशन है बीइंग डैश मनी रिसीव। अजीब सी लग रही है, उसको थोड़ा सा अजीब और गरीब से हटाते हैं, अमीर में लेके आते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री, अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री, फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री, सेकंड कॉल रिसीव की एंट्री और फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री सुनाइए, तो आप क्या करेंगे? मैं जिसकी पूछूं उसी का नाम चिपकाइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, स्लो करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, ये सेकंड कॉल रिसीव की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री। कहने का मतलब ये है, इस फिलिंदा ब्लैंक्स में उसी का नाम लगा दीजिए जिसकी आपसे एंट्री की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर भी वही नाम लगा दीजिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ड्यू की एंट्री सेम वही, शेयर डैश टू शेयर कैपिटल, बीइंग डैश मनी रिसीव। स्टार्ट करते हैं। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बीइंग अलॉट एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक, तो ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, रिसीव में क्या रिसीव होता है? पैसा, मतलब बैंक, और ड्यू में जब होगा तो कहीं भी पैसा नहीं होगा, बैंक कहीं नहीं होगा। सबसे बेस्ट ट्रिक है इसकी याद करने की। क्लियर? तो एप्लीकेशन में सबसे पहले नंबर पे ये एंट्री आएगी, दूसरे नंबर पे ये आएगी, बाकी सब में पहले ये आएगी फिर ये आएगी। टेंशन ना लो, वो जब क्वेश्चन कराऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा इसको। तो हमने टाइप्स ऑफ शेयर, फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ इशू, इंस्टॉलमेंट नेम, पहले रिसीव फिर ड्यू, ये रिसीव फिर ड्यू। ठीक है, ये हमने एंट्री सीख ली। अब बात आती है भेदभाव की, एप्लीकेशन के साथ रिसीव क्यों पहले और ड्यू क्यों बाद में। सपोज करिए, फिर एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके ऊपर, आपके 12th के एग्ज़ाम हो गए, आपको देने पड़ेंगे, हर बार कोरोना से बच नहीं सकते आप, तो ऐसा नहीं होगा कि बिना एग्ज़ाम दिए ही पास हो जाएं। तो एग्ज़ाम हो गए आपके, आपका रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए, उसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे। तो कॉलेज में जाने के लिए सबसे पहला क्या करेंगे आप? कॉलेज में गए, सबसे पहले आप परचेस करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। तो वही सेम चीज़, कंपनी भी पहले एप्लीकेशन फॉर्म लेती है, कंपनी भी पहले एप्लीकेशन फॉर्म देती है, आवेदन पत्र। तो आप जब उससे एप्लीकेशन फॉर्म परचेस करेंगे कॉलेज में जाकर, तो कॉलेज वाले जो बाबू होते हैं तो वो आपसे क्या लेंगे? पहले पैसा।
कॉलेज को कंपनी मानिएगा, अपने आप को पब्लिक। तो कंपनी के पास पहले क्या आया? पैसा, रिसीव। आपको उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया, आपने फॉर्म भर दिया। क्या फॉर्म भरते ही आप स्टूडेंट बन गए? क्या नहीं बने ना, अभी भी नहीं बने आप। आपका एंट्रेंस हुआ, मेरिट लिस्ट में नाम आया, आप कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज पहुंच गए, फीस की जो डेट होती है हमारे स्कूलों में 1 से लेकर 15 तारीख के बाद की होती है फीस की डेट मोस्टली। तो आप जब 1 तारीख को वहां पहुंचे, सपोज करिए, तो 1 से लेकर 15 तारीख तक आप पहले पढ़ लिए, वहां पर पढ़ लिए, तो स्कूल का आई मीन कॉलेज का आपके ऊपर पैसा उधार हो गया, ड्यू की एंट्री आ गई, आपने पेड कर दिया 15 तारीख के बाद। फिर अगला महीना आया 1 से लेकर 14 तक, अब आप पढ़ लिए हैं, पैसा नहीं दिया आपने, तो देखिए फिर हर महीने यही कहानी चलेगी। 1 से लेकर 14 तक आप पहले पढ़ेंगे, मतलब उनका पैसा उधार हो जाएगा, तब उनको रिसीव होगा। फिर अगले महीने 1 से 14 तक पढ़ेंगे, फिर पैसा रिसीव होगा। तो ये सर्कुलेशन चलता रहेगा लाइफ टाइम तक, जब तक आपके पास उसके शेयर हैं तब तक। ठीक, तो ये पार्शलिटी भी शायद समझ में आ गई होगी अब। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ एक टॉपिक और, कंपनी शेयर प्रीमियम पर इशू कर रही है। ये तो पता है कि कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू कर रही है, कैसे पता चलेगा? शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, और शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू है 10 रुपये, और कंपनी उसे दिमाग टोटल आपके काउंट करोगे तो बैठ रहे हैं वो 12। तो इससे ये तो पता चल गया कि प्रीमियम पर है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस कॉल पर है। तो अगर क्लियरली पता चले कि प्रीमियम है क्वेश्चन में और ये पता नहीं है कि भाई किस कॉल पर है, तो आप उसे अलॉटमेंट पर मानेंगे। यही सेम कहानी डिस्काउंट के साथ है। ये पता चल जाए कि कंपनी ने शेयर डिस्काउंट पर इशू किया है या प्रीमियम पर किया है, ये पता नहीं चलता है कि किस कॉल पर है, तो आप उसे अलॉटमेंट पर मानेंगे 100%, और अगर मेंशन है तो आप उसी पे मानेंगे। और ये भी कंफर्म बात है कि हमेशा चाहे वो प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, उन दोनों का इफेक्ट केवल और केवल ड्यू की एंट्री में जाएगा। मतलब इस वाली एंट्री में रिसीव, प्रीमियम और डिस्काउंट, इन दोनों का इफेक्ट कभी भी रिसीव की एंट्री में नहीं पड़ता। क्लियर? ये दोनों चीजें आपको याद करनी होंगी। ठीक है, अब डेबिट क्रेडिट वो समझ सकते हैं। प्रीमियम में 10 वाले शेयर के बदले कंपनी को कितने मिल रहे थे? 12, 2 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट है तो क्रेडिट। 10 वाली चीज़ 9 में सेल हो रही थी, कंपनी को लॉस, लॉस है तो डेबिट। फिर एक बार रिपीट करता हूं, अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि प्रीमियम पर है या डिस्काउंट पर है, बट क्लियरली ये पता नहीं है किस पर है, किस कॉल पर है, तो आप उसे अलॉटमेंट मानेंगे। इसका प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, उसका इफेक्ट हमेशा ड्यू की एंट्री में पड़ता है। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में क्रेडिट और डिस्काउंट ड्यू की एंट्री में डेबिट, ये होता है। आज के लिए लास्ट 2 चीज और सीखते हैं। ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है, पूरा एक ही वीडियो में नहीं समझाऊंगा मैं आपको, इनफ आज ही रख देंगे, इतना ही रखेंगे आज के लिए। अगला पॉइंट आ जाता है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। इसको हिंदी में बोलते हैं अपशिष्ट याचना या अपशिष्ट मांग। अपशिष्ट याचना रखिए इसके लिए, और ये आपकी होती है अग्रिम याचना, एडवांस। देखिए अभी हमने एग्जाम्पल लिया था श्याम का। कंपनी ने श्याम को ये फैसिलिटी दी थी कि भैया ये इंस्टॉलमेंट में दे देना। ठीक है, सपोज करिए इनका मैं नाम भी डाल देता हूँ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। ठीक है, तो राम ने क्या किया, एप्लीकेशन का पेमेंट दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल का नहीं दे पाया। वो कह रहा मेरे पास पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है अब। तो जो ये कंडीशन है, जब शेयर होल्डर शेयर का पेमेंट ना दे पाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं कॉल्स इन एरियर। क्लियर ये बात? जब शेयर होल्डर कंपनी की इंस्टॉलमेंट का टाइम पर पेमेंट ना दे पाए, तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर, अपशिष्ट मांग या अपशिष्ट याचना। ठीक है, लेकिन अब इसी की बात करें दूसरी एंट्री, एप्लीकेशन के टाइम पर एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट के टाइम पर अलॉटमेंट दे दिया, और जैसे ही फर्स्ट कॉल की बारी आई तो श्याम ने क्या किया, तो श्याम ने किया फर्स्ट कॉल के टाइम पर फर्स्ट कॉल तो दी ही दी, साथ में फाइनल कॉल और सेकंड कॉल, इन दोनों कॉलों का पेमेंट फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया। ये एडवांस हो गया, तो इसी को कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्लियर? केवल डिस्काउंट और प्रीमियम का इफेक्ट जाता है ड्यू की एंट्री में, बाकी शेयर के जितने भी इफेक्ट हैं वो सब रिसीव की एंट्री में आते हैं। देखिए एरियर को मैंने रिसीव पे लिख दिया और एडवांस को भी रिसीव पे लिख दिया। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर से पेमेंट नहीं मिला था तो लॉस, डेबिट।
एडवांस के साथ लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। जैसे कि फिर एग्जाम्पल पर बात करते हैं। एक बच्चा है जिसने मुझसे ट्यूशन लिया ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन। जनवरी में मेरे पास वो आया बच्चा, उस बच्चे की फीस थी 5 रुपीज़ पर मंथ। एग्जाम्पल है ये भी फीस नहीं है, ठीक है। तो उस बच्चे ने क्या करा, मुझे जनवरी के टाइम में ही 10 रुपये दे दिए और बोला कि सर इसमें 5 रुपीज़ जनवरी के हैं और 5 रुपीज़ फरवरी के हैं। तो जनवरी के महीने में मेरे पास आने कितने चाहिए थे, ओनली 5, मेरे पास आए कितने 10। तो ज़्यादा आए तो क्रेडिट, ठीक है। और जब मैं उसे फरवरी में कहूँगा बेटा वो अपनी फीस सबमिट करा देना, तो बेटा क्या कहेगा, मास्टर साहब जनवरी में करा दी थी तो फरवरी में मेरे पास 5 रुपये आने चाहिए थे लेकिन नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, इसलिए मुझे क्या हो जाएगा, लॉस, नुकसान। क्लियर। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कॉल्स इन एडवांस, जिस कॉल पर मिल रही है, रिसीव हो रही है, उस पर तो क्रेडिट, और जिस की रिसीव हो रही है उस पर डेबिट। मतलब जनवरी में रिसीव हो रही थी इसलिए यहाँ क्रेडिट, फरवरी की रिसीव हो रही थी इसलिए डेबिट। क्लियर। ये पूरा कंटेंट था शेयर का। अभी और भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं, फॉर फीचर एंड री इशू, तो ये मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। इसको पहले बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, 1 बार 2 बार 10 बार, ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, बिकॉज अगर आपने इस टॉपिक को नहीं समझा तो आगे सब इसी टॉपिक से कोरिलेट होते हुए चलता है। और अगर एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट हमसे मिस हो गया तो शेयर के बराबर है। शेयर जब तक शांत है तब तक शांत है, और शेयर अगर भड़क गया तो वो शेयर का रूप ले लेता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाकी मुझे पता है आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।